हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जब आपका एग्जाम है ना फाइनल टर्म का, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं एक पेपर लेकर आया हूँ। ये कंपार्टमेंट का पेपर है जो आपके फाइनल टर्म में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो पुराने पेपर होते हैं ना उसमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम उसी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है ये कि 3 और 4 के बीच में इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल का मतलब होता है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, और पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं, उसे रेशनल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूछा कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों के बीच में हो। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? देखो ये पहले से रूट में है, तो ये तो इरेशनल हो गया। ये √4 का क्या होता है? 2 होता है, पर ये 2 इन दोनों के बीच में नहीं है। और ये 3.4 इन दोनों के बीच में है, और 4.3 4 से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? इसका 3.4 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसकी डिग्री बताइए। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3 आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 8,0 है, तो ये किस पर आएगा? तो 8,0 जब 0 आ जाए ना, तो या तो एक्सिस एक्स वाला होगा या एक्सिस वाई वाला होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है ना, ये प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है, पढ़ा है ना आपने। तो अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो एक्सिस पर आता है। तो वो एक्सिस कौन सा वाला है? अगर एक्स की वैल्यू तो एक्स एक्सिस है, अगर यहाँ लिखा हो तो 0,8, तो हम इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कौन सा रैखिक समीकरण है। पता रैखिक किससे कहते हैं? लीनियर किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पर देखो, ये इसके ऊपर 1 लगाओ, इसके ऊपर 1 लगाओ, इन दोनों की डिग्री 1 है, तो इसे हम रैखिक बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, और ये तो समीकरण ही नहीं है। देखो, पता है समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें इक्वल भी लगाओ। ठीक है, इसमें तो इक्वल भी नहीं लगा हुआ, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। फिर ये 5th नंबर पर है, ये कह रहा है आपको वैल्यू निकालने 64 के ऊपर 1/2। तो 64 का आप प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, अगर आप प्राइम फैक्टर करना चाहे तो प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। 64 है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक इसे देते 2 6 जा 12। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देखो 2 के ऊपर कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 के ऊपर 6 है, मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 3 6 3 हो गया। तो 2 के ऊपर कितना आ गया? 3, तो 2 को 3 बार लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर इसका 8 आ गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि आपको ये पता लगाना है कि अगर एक हिस्टोग्राम है और हम मिड पॉइंट को ले रहे हैं, उसके टॉप ऑफ रेक्टेंगल को, तो वो क्या बना देगा। देखो, अगर आपको समझ नहीं आना क्वेश्चन, तो आप जो बोल रहा है ना वो बना के देख लो। वो कह रहा है एक आयत चित्र है, मतलब आपने ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा आपने हिस्टोग्राम? पढ़ा? वेरी गुड। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा वेरी गुड। देखो, ये हिस्टोग्राम इससे बोला हमने बना लिया है, बना लिया। अब वो कह रहे इसके टॉप का मिड पॉइंट, ये कह रहा है इसको मिलाओ। तो ये कह रहे जो ये जो बन रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है? जो इसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो ये जो बन रहा है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बारहमारता बहुभुज। पढ़ा है ना आपने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा ना? एक होता है हिस्टोग्राम के साथ और एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम। ये कह रहा है CS से निकालो, मतलब फॉर्मूला ही पूछ रहा है। देखो, एक नंबर तो आपको फॉर्मूले का मिलने वाला है। अगर आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको एक नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। तो ये इसने बोला शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? पाई है। ठीक है, आप एक बात सुनो, कभी कभी ना एग्जाम में बोलेगा कि जैसे R को डबल कर दो, L को आधा कर दो, तो फॉर्मूले में पुट कर देना।
जैसे अगर वो बोल रहा है ना, जैसे पाई आर एल है, उससे मतलब आर को आधा कर दो, तो आप आर को जगह आर बटे 2 लिख दो। कह रहा है एल को डबल कर दो, तो आपने डबल लिख दिया, तो 2 से 2 कट गया, वही तो सेम आ गया। ऐसे कभी कभी कंफ्यूज कर भी सकता है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? 2 पॉइंट से हम केवल एक लाइन खींच सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर कह रहे हैं 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। देखो ये जो है ना पूरक, यहाँ पे जो आप कॉम्प्लीमेंट्री देख रहे हो, सुन रहे हो, तो एग्जाम में ना 3 में से एक बहुत आने के चांस है। मैंने कहीं पेपर देखे हैं, उनमें तीनों में से एक बहुत बार आया हुआ है। जैसे या तो रिफ्लेक्स वाला आ जाएगा, या सप्लीमेंट्री आ जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 70 का पूरक कोण बोला है, और 70 का पूरक बोले तो 90 में 70 घटाओ कितने बचेंगे? 20। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? हमारा सी आ गया, 20। फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ये कह रहा है अगर हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं हम? यहाँ देखो, देखो हम ए यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिमिलर का भी हो सकता है। ए एस एस कर सकते हैं? नहीं, एस एस ए नहीं होता, सिर्फ एस 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 होता है। मतलब पता हो कौन कौन से होते हैं जिससे कि हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? एक होता है एस एस एस, एक होता है एस ए एस, एक होता है ए एस ए, एक होता है आर एच एस, ठीक है, एक होता है ए एस, ये होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? हमारा डी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आप इसकी वैल्यू निकालिए। ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप देखो पहले वाला सेम है, बाद वाला सेम है, हाँ है ना, लेकिन साइन अलग अलग है। जब पहले वाला सेम है, बाद वाला भी सेम है, और साइन अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 3 के ऊपर 2 लग गया, रूट 8 के ऊपर 2 लग गया, तो 3 3 9 आ गया, रूट से कट गया 8, तो 9 में से 8 का 1 आ गया। इसने बोला अफसीसा बताओ ओरिजिन का। ये कह रहा मूल बिंदु का भुज बताइए क्या है। देखो मूल बिंदु कौन से होते हैं? 0 0 होते हैं। इससे बोला इसका भुज बताओ। भुज क्या? पहले वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं। तो इससे आंसर क्या आ गया? इसका 0। सर में आ गई। देखो ये आपसे ना ओरिजिन का पूछ रहा है अफसीसा, तो आपसे एग्जाम में कोई और नंबर भी दे सकता है। जैसे मान लो ये 3,4 है, तो इसको बोलते हैं पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। तो भुज मतलब होता है अफसीसा, इसको ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको याद रखना एक्स वाला भुज होता है, वाई वाला कोटि होता है। फिर 13 क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है आपको 0,1 दे रखा है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो के की वैल्यू निकालिए। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू के। तो जो पहले वाला होता है उसे x बोलते हैं। देखो ये पुटिंग करने वाला क्वेश्चन हर बार आता है, सुन रहे मेरी बात? तो ये पुटिंग करने वाला क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। ये थोड़ा सा टफ भी दे देगा ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। आपको दोनों को x की जगह x और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो यहाँ पर x कितना है? 0। ठीक है, -2, y कितना है? 1। तो 0 2 में से 1 क्या? 1, ये 2 नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 में से 0 गया, माइनस का 2 आ गया। तो पुटिंग करने वाला एक क्वेश्चन हर साल आता है, अच्छे से कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। x की जगह x की वैल्यू लिखनी है, y की जगह y की वैल्यू लिखनी है, और आप इसको सॉल्व करोगे
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 14 पर आ जाओ। 14 क्वेश्चन में बोला है कि AOC 120 है, ये 120 है। इससे बोला BOD ये वाला एंगल निकालना। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, जैसे ये लाइन है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा इसका, सी आ गया। अब ऐसे जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, तो अब ये लाइन डली ऐसे, ये 70 का, तो ये कितने का होगा, एक लाइन का टोटल 180 होता है, ये 70 का तो 110 का होगा। फिर ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है। देखो ये क्या पूछ रहा है पता है, इसने क्या बोला है, सम ऑफ द कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बना लिया आपने, ठीक है। और ये कह रहा है कंसेक्यूटिव एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल कितना है। वेरी गुड, इसका 180 होता है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया उसको वेरी गुड, 180। अब ये कह रहा है अगर ये 80 का है तो डी कितने का होगा, पता है आपको। देखो ये आपको ना इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले याद कर लेने हैं। देखो अगर हमें नहीं पता लग रहा ना, तो एक बात बताओ आपको, आप ना डी से माप के देखो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ रहा है। अब के बच्चे सोच रहे 80 तो 80 होगा, ठीक है। अब खुद सोचो इसका मुंह कम हो रहा है, इसका मुंह बढ़ रहा है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते ना। कभी कभी नहीं पता लगता, आप ना प्रकार या डी जो आपके पास है उससे आइडिया लेने की कोशिश करो। और एमसीक्यू है, आप आराम से आइडिया लगा के लिख दो, ऐसे तो बनी नहीं होगी फिगर, लेकिन काफी आपकी हेल्प कर देगी। आपको जो तुक्का लगाना होगा ना, तो उसमें हेल्प कर देगी। अब आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है तो बात अलग हो गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ रूल बता दूं कि अगर सर्कल है और सर्कल के अंदर अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल को बनाते हैं ना, तो इसका और इसका टोटल 180 होता है, इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में आती जाता है, पुरानी बुक में जो आपका 10 चैप्टर में होगा, नई बुक में 9 चैप्टर ये, तो उसमें से कर लेना, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या आ जाता है इसे, तो इसे बोलते हैं हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो अब बताइए 80 का तो कितने का होगा, 100 का होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो। अच्छा इससे जुड़ा एक फॉर्मूला और बता दूं, जैसे मतलब आपको पता हो ये सर्कल है, ये सेंटर, अगर सेंटर से लाइन जा रही तो डायमीटर हो गया, और डायमीटर से अगर कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं ना जो सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा होता है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, याद रखना। क्योंकि खुद सोचो ना ये पूरा 180 का, तो इसका आधे तो होगा। सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है ना, वो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। अगर ये 90 का तो 180 का होगा, ये 180 का तो 90 का होगा, इससे तो प्रूव हुआ है। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पर इसने बोला है कि आप बताइए अगर ABC 3 भुजाएं हैं, S अर्ध परिमाप है, तो कौन सा सही है फॉर्मूला। देखो आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी कंपार्टमेंट का पेपर है ना, तो जो उस समय जो पेपर लेने वाले थे वो डिसाइड करते कि बहुत इजी देना या टफ। कभी तो कंपार्टमेंट पेपर इतना टफ दे देते हैं कि बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता, कभी बहुत ज्यादा इजी। एमसीक्यू तो बहुत इजी है, आप देख भी रहोगे, लेकिन आपको ये मत सोच लेना कि आपका जो फाइनल टर्म है बिल्कुल इजी देने वाले हैं, थोड़ा सा आप अच्छे से मेहनत कर लेना। तो देखो यहाँ पर इसने बोला है फॉर्मूला कौन सा सही होगा, बताओ कौन सा फॉर्मूला होगा, ये है ना, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2, ठीक है। देखिए आप 18 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। इसने बोला है कि अगर क्यू 50 का ये दोनों बराबर है तो आर के लिए निकालिए। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप ट्रायंगल बना लो पहले, पी क्यू आर, ठीक है। इससे बोला क्यू 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का है। और इसने बोला पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर पी आर के, ये दोनों बराबर है साइड, ये वाली दोनों। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है ना, तो देखो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, पी पी बराबर है तो क्यू आर बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर इसका क्यू 50 का तो आर भी 50 का हो, ठीक है। ऐसे कर लो, क्योंकि देखो पी दोनों में है,
जो सिंपल तरीका क्या है, अगर ये दो साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। और अगर ये पूछा होता तो ये 100 हो गया, बचा कितना 80। ठीक है, और इसने पूछा क्या हमसे आर, तो आर हमारा 50 ही आ गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत से बच्चों को ना ये समझ नहीं आ पाता, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दोनों ट्रू है या नहीं। ठीक है, अगर दोनों ट्रू निकल गए फिर चेक करना होता है कि नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना दोनों ट्रू है। तो यहाँ देखो, पहले हिंदी में देखो, ये कह रहा है यदि एक कोण अपने पूरा कोण से 30 अधिक है तो कोण 60 डिग्री है। तो अब पहले चेक करो ये ठीक है। ये कह रहा है इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन एंगल इज 60 डिग्री। चेक करो, देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला आपको पता ना कि कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 90 डिग्री होता है। ये कह रहा है अगर एक एंगल दूसरे एंगल से 30 डिग्री बड़ा है, अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल 30 डिग्री बड़ा है, ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, दोनों का टोटल तो 90 रहेगा। और 90 दो एक्स एक्स 2x हो गए, 90 में से 30 चलेगा, कितने बचे 60। 60 का आधा करो कितना आ गया 30, तो सही है। अगर पहला एंगल 30 है तो दूसरा क्या होगा 60। पर इसने क्या बोला, इसने बोला इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल देन द एंगल इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं ऐसे, वो कह रहा है वो जो एंगल है वो 30 डिग्री ज्यादा होगा, तो जो हमारा जो एंगल निकला 60 है। और यहाँ देखो ये हमने एक्स के लिए जब 30 निकाली, तो जो दूसरा एंगल है वो कितना 60। तो आप देखो यहाँ पे 30 में 30 जोड़ो तो 60 आ रहा है, तो दूसरा 60 तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू है। और ये कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जिसका टोटल 90 डिग्री हो, तो ये भी ट्रू है। तो और ये रीजन है, तभी तो ऐसी चीज हो पा रही है। तो रीजन इसी का दे रखा है, तो इसलिए ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आप समझ गए हिंदी में। तो पूरा कोण का मतलब होता है जिसका टोटल 90 डिग्री, ये बिल्कुल सही लिखा है। और ये वाली बात इसी के लिए लिखी है। ठीक है, तो जब हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो 30 आया, और 30 में जब 30 जोड़ रहे हैं तो 60 ही तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बातें सही लिखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर ए हो गया। क्या हो गया, ए हो गया। देखिए 20 क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है पैरेलल लाइन जो होती हैं वो कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो बिल्कुल ट्रू है। पैरेलल लाइन वही होती है जो आपस में कभी काटती नहीं, जैसे एक ट्रेन की पटरी हो गई। ये कह रहा है दो या दो से ज्यादा लाइन जो होती है पैरेलल हो सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पर ये जो है इसका रीजन नहीं है। ठीक है, ये अलग बात बता रहा है, ये अलग बात, लेकिन दोनों ट्रू बता रहा है, तो इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है समांतर रेखा वे रेखा होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल ठीक। जैसे ट्रेन की पटरी हो गई, ये कह रहा है दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर हो सकती है, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ना इसका रीजन नहीं है, इसलिए हम क्या टिक कर देंगे, हम यहाँ पे बी पे टिक कर देंगे। अब हमारे पास है सेक्शन बी। अब ये जो सेक्शन बी है ना, ये हमें सोल्व करके दिखाना होता है, पूरा करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो ये सेक्शन बी में ये लिखा है यूक्लिड के आपको दो एग्जाम्स लिखने हैं, ये इस बार भी आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ। देखो मैंने आपको पहले हिंदी में दिखाई थी, इस बार इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, जो पुरानी वीडियोस बनाई थी। तो ये एग्जाम्स है, ये लिखी, और ये पोस्टलेट है, ये अच्छे से आपको रटे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चौथे नंबर पे कौन सी लाइन होती है, 5 नंबर पे कौन सी बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में मुझे जरूर लगता है कि ऐसा आएगा। यहाँ पे एग्जाम पूछिए, कोई भी दो पूछ ली, ठीक है। अब क्योंकि ये कंपार्टमेंट का तो काफी इजी दिया है इस बार, तो ये अभी कह रहे इसको आपको फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करना है। देख लो पावर 2 वाला दिया, 3 वाला भी नहीं दिया, बहुत इजी दिया, देख लो। अब यहाँ लिखा 998। अब 998 के ऊपर 2 लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है इसका। पहले इसको बनाओ, 1000 में से 2 जाएंगे तो 980 तो आएगा। अब बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 है अभी। तो ए कितना दे रखा है 1000, बी कितना दे रखा है 2, तो ए की वैल्यू कितनी है
1000 के ऊपर 2, बी कितना है 2 के ऊपर 2 -2, ए कितना 1000, बी कितना है 2। तो 1000 के ऊपर 2 है तो 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 3। तो इसको जोड़ो, इकाई दशक सैकड़ा हजार दशक लाख। ठीक है, तो आप देखो 10 लाख है, 10 लाख में 4 जोड़ेंगे 10 लाख 4, और 10 लाख में से 4000 रुपये घटा दो तो कितने बचेंगे 9,96,000 4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये बचेगा। देखो जब भी जीरो वाला स्क्वायर करना हो ना तो 3 जीरो लिखी और 3 जीरो दोबारा लिख दो। अगर 2 लिखा, अगर 3 लिखोगे तो 3 जीरो एक बार फिर एक बार फिर एक बार, और ऐसे करना होता है। और 2 दूनी 4 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 10 लाख 4, 10 लाख में से 4000 घटा दो तो 9,96,000 तो बचेगा, और 4 जोड़ दो। ठीक है, नहीं तो आप रफ में कर लेना ना, अब इतना तो चलता ही है ना। देखिए अब आगे सुनिए, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो भी अलग कर सकते। ये कह रहा है आपको ये दे रखा है और आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों के दोनों इसके शून्यक है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आता है, वो पुटिंग करने वाला है ये। अब बच्चे कहेंगे सर या तो एक्स ना लिखो, एक्स तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे पुट करेंगे इसमें। देखो ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x मानेंगे इसे, खुद मानेंगे इसे, और ये दोनों के दोनों पुट करेंगे इसमें। पहले हम पुट करेंगे 3, सुन रहे हो, 3 पुट करेंगे इसमें, ऐसे कर दिया। अब 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 3 9, तो 0 आ रहा है। तो ये तो आ रहा नहीं 0, इसने ये तो प्रूव करने के लिए बोला कि भाई बताओ, और यहाँ लिख रहा है वेरीफाई करो, मतलब जांच करो। ठीक है, अब एंड दूसरा क्या पुट करेंगे 0, तो जहां एक्स है वहां क्या लिख देंगे 0। तो दोनों जगह क्या आ रहा है तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस वेरीफाइड। क्या 0 एंड 3 आर जीरोस ऑफ पी एक्स, क्योंकि हमने पी एक्स माना ना, ये दोनों के दोनों 0 थे। हिंदी में क्या लिखोगे, ये पूरा उतार दोगे। सिद्ध हुआ कि 3 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्य का, पूरा उतार लोगे ना। देखिए अब मैं आपको 23 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो देखिए 23 क्वेश्चन है, यहां पर इसने बोला है कि एक ना पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, उसमें डायगोनल पी आ रहा है। तो जो बोला है ना पहले आप उसकी फिगर बना लो, और ऐसे गिवन टू वाले क्वेश्चन आए ना तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना ऐसे, तो ये काफी स्कोरिंग है, आपके काफी अच्छे मार्क्स दिलवा देंगे। सबसे पहले इसने बोला पी क्यू आर एस बना लो, तो बना लो पी क्यू आर एस, बना लिया। अब इसने बोला है कि इसमें एक डायगोनल है, ये रहा पी आर, जो कोण पी को समविभाजित करती है, तो डायगोनल का नाम है पी आर, तो ये डायगोनल हो गई। और इसने बोला है कि जो डायगोनल है ना ये कोण पी को समविभाजित करती है। इंग्लिश में देखो, डायगोनल का नाम पी आर है और ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी को। पता है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर इसका नाम 1 है तो इसका नाम 2 है, तो दोनों बराबर है। अब इसने बोला प्रूव करके दिखाओ कि यही वाली लाइन अगर इधर जा रही है तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगी। इसका नाम मैंने 3, इसका नाम 4 दे दिया। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों भी बराबर होंगे। और ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, जैसे फिगर आ रही तो फिगर बना ली। आपको गिवन टू प्रूफ क्वेश्चन में से देख के लिखना है, गिवन टू प्रूफ। देखो गिवन क्या है, ये देखो यहां से पूरा लिख दो, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से पूरा यहां तक लिख दो, यहां तक। बाकी मैं लिख के दिखाता हूँ। गिवन हिंदी में बोलते दिया है, और यहां पर सिद्ध करना है। तो गिवन क्या है, ये लिखा गिवन डायगोनल पी आर, गिवन डायगोनल पी आर। देखो ये लिखा ना पी आर, बाइसेक्ट एंगल पी, बस इतना लिखना। ठीक है, बाइसेक्ट एंगल पी, ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है,
तो आपको एंगल एक बराबर एंगल दो के दे रखा है। हिंदी में क्या लिखोगे इसे आप? हिंदी में लिखोगे, यहां से देख के लिखते हैं, विकर्ण पी आर कोण पी को समद्विभाजित करता है, ये लिखना है बस आपको। क्या लिखना है? विकर्ण पी आर एंगल पी को समद्विभाजित करता है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि यही वाला जो विकर्ण है आर को समद्विभाजित करेगा। हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल पी आर विल बाइसेक्ट एंगल आर। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें? विकर्ण इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में विकर्ण पी आर को भी समद्विभाजित करेगा। उसके बाद यहां पर आपको मैं बता दूं, हमने यहां पे इतना कर दिया और हमें प्रूव करना है 3 बराबर 4 क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गई? ये लाइन इसको बराबर कर रही है, इसको भी बराबर करेगी, हमें प्रूफ करना है। अब आ जाओ प्रूफ में। ऐसे क्वेश्चन को पैटर्न से ही करना, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे मिलेंगे। अब देखो, खुद सोचो, अब हम करेंगे कैसे? इसने बोल तो रखा पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा ये, जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है। तो आप यहां देखो ना, ये लाइन है ट्रांसवर्सल, ये लाइन इसके पैरेलल ही तो है, और ये जेड बन रहा नहीं बन रहा? देखो, हमेशा जब जेड बनता है ना, तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखो, ये जेड बन रहा है, ये बन रहा नहीं बन रहा जेड? तो आप लिखोगे एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, 2 बराबर 4 के होगा, जेड बन रहा है। 1 बराबर होगा एंगल 3 के, 1 बराबर होगा एंगल 3 के। तो ये क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंत एकांतर कोण। क्लियर हो गया आपको? क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण। ठीक है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है। आप लिखना चाहते लिख दो कि ए बी पी क्यू आर इज पैरेललोग्राम, पी क्यू आर इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें गिवन है। हिंदी में क्या लिखोगे? पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, लिख लोगे ना हिंदी में? लिख लोगे? ठीक है, लिख लोगे ना? बस यहाँ पे लिख देना, ये आगे। अब खुद सोचो ना बच्चों, खुद सोचो, 2 बराबर 4 के है, 1 बराबर 3 के है, और 1 बराबर 2 के भी तो है। हमें क्या ये भी गिवन है? अब खुद सोचो, 1 बराबर 2 के तो 3 बराबर 4 के नहीं होगा, और ये हमें लाना था आंसर। तो इसको आप फर्स्ट बोल दोगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि बच्चे ना ज्योमेट्री के इन चैप्टर से बहुत भागते हैं, नहीं आ रही समझ, नहीं आ रही, टाइम देना पड़ता है इसमें। खुद सोचो ना, देखो 1 बराबर 2 की है, 3 बराबर 4 की तो होगा, तो एंगल 3 बराबर 4 के होगा। अब 3 बराबर 4 के कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रूव हो गया। अब ये लाइन लिख दोगे, देयरफॉर डायगोनल पी आर बाइसेक्ट एंगल आर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? विकर्ण पी आर कोण आर को समद्विभाजित करती है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। देखो, ये ऐसा क्वेश्चन भी काफी टाइम बाद रिपीट हुआ है। ये कह रहा है, अगर समान त्रिज्या वाला अर्धगोला और गोला है, तो दोनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है ना, वो आराम से कर लेगा इसको। उसने बोला क्या? देखो, जो बोला ना आपको वही करना है। थोड़ा सा अपने को टाइम दो, वीडियो को रोक के अपना सोचो कैसे होगा, फिर आप फिर चेक करो, देखो आपको कितने अच्छे से मैथ आएगी। 25 कॉपी पेस्ट करते हैं ना। अब देखो, समान त्रिज्या वाले अर्धगोला, तो
ये एक अर्धगोला है, ठीक है, और समान त्रिज्या वाले अर्धगोला और एक गोले का त्रिज्या दोनों की सेम है, ये आर है और ये पूरा गोला हो गया, इसकी भी त्रिज्या आर है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस। उससे बोले दोनों के कुल क्षेत्र का अनुपात निकालो, तो बस आपको क्या करना, अनुपात लिखना है, एग्जाम में आंसर कर रहे हैं। अनुपात ये क्या है, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में ये क्या है, गोला, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे रेशियो, यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है आराम से कर लेगा। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस आर दोनों की सेम है ना, तो ये दोनों सेम कट गए, आंसर क्या, 3:4 आ गया, बस खत्म, बस लिख के काटना था। यही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसलिए ना आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, मतलब जितने वीडियोस वगैरह देखो, सारे क्वेश्चन देखो, बस आप उसे प्रैक्टिस भी करते रहो, और पहले खुद ट्राई करो ना, फिर देख के मजा आता है। देखो अब यहाँ क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि बेस जो है ना डायमीटर का कोन का 24 है और फ्रंट हेड 20 है, तो सी एस से निकालो। यहाँ पर देखो, देखो इसने कौन बोला, इसने क्या बोला, डायमीटर, आप डायमीटर लिखो 24। अब आप बताओ अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी होगी, 12 होगी, होगी नहीं होगी। अब टेक ऊंचाई कितने, 20, स्लैंट हाइट कितनी है, 20, एल कितना दे रखा है, 20। बच्चों जब हमें एच चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें तो सी एस से निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है सबको आता होगा, सी एस से ऑफ कौन, शंकु का वक्र पर क्षेत्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है 12, एल कितना दे रखा है 20, तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 5280 अपॉन में 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, मतलब 2 तक लिखने होते हैं, आगे तक नहीं करने होते, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो अब मैं आपको ना आगे का पूरा पेपर समरी में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, अब मैं लिख लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है, और आप फटाफट आंसर बताते रहना। ये देखो एक क्वेश्चन ऐसा आने ही आना है, केस स्टडी में आ सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहे एम की वैल्यू बताइए, तो एम ये रहा, ठीक है। तो अगर लाइन पर डला ना वो, तो आपको याद रखना है, अगर वो एक्स की लाइन पर डला है तो वाई 0 होगा, वाई की लाइन पर डला है तो एक्स 0 होगा। अब यहाँ पे एम यहाँ लिखा है 4 पर, तो इसका आंसर आएगा 4,0, क्योंकि एक्स की लाइन पे है तो वाई 0 ही होगा, ठीक है। ये आंसर क्या आएगा इसका, 4,0। ओके, फिर इन्हें बोला क्यू की वैल्यू निकाली है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर देखो, क्यू का है, क्यू जो है यहाँ पर ये लिखा क्यू, ये हिंदी में देख सकते हो, यहाँ पर एक ही बात है ना। तो क्यू ये रहा, तो पहले एक्स लेते हैं, एक्स का -6, वाई का -2, तो आंसर क्या आ गया, -6, -2 आ गया। फिर इसने बोला एब्सिसा बताइए पी का, तो पहले एब्सिसा मतलब होता है एक्स। देखो अगर आपसे भुज पूछ रहा ना, तो भुज मतलब होता है एक्स, तो एक्स बताओ, एक्स कितना है पी का, कितना है 4। अगर वाई पूछता तो 3, तो सिर्फ आपको 4 लिख कर आना, क्योंकि एब्सिसा पूछा है, इसने भुज पूछा 4 आ गया। इन्हें बोला कोटि बताओ एन का, एन का है
मैंने कहा कि ये y पे लाइन है तो y की वैल्यू है ये 3, और इसने कोटि पूछा, y की वैल्यू पूछा तो 3 आ गया। अगर इसने बोला होता निर्देशांक निकालो, बच्चों को ना याद ही नहीं होता कि निर्देशांक पूछ रहे हैं, भुजे कोटि पूछ रहा है, क्वेश्चन याद नहीं रखते, आंसर करने हैं चले। तो क्वेश्चन याद करो, इसने ऑर्डिनेट पूछा, ऑर्डिनेट मतलब y पूछ रहा है, तो n किस पर है, y पर, तो y की वैल्यू 3 होगी ना, आंसर 3 आ गया। अब देखो नंबर लाइन पे बनाना सीखना है, ये बहुत बार करा चुका हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। नंबर लाइन वाला आपने जैसा सीख रखा है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाना था, मैंने बहुत बार कर दिया, चलो छोड़े थे। अगर ये नहीं करना तो ये कह रहा, अगर एक्स की वैल्यू ये है तो आपको ये निकालना है। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए ना, अगर आपको समझ आ रहा है ना क्या करना है, तो एक बार बता रहा हूं, आप ये चीज समझ लो। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन देख लो, आपको करना है इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा ऐसे करके कर दिया। अब इसका रेशनस कर लो। अगर समझ नहीं आ रहा ना कैसे करना है, पता नहीं क्या लिखा है भाई, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना। अपोन में लिखा है, यही चीज ऊपर लिख दी, यही चीज नीचे लिख दी। अब 1 को उससे मल्टीप्लाई करा, और नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा, पहले वाला सेम है, बाद वाला सेम है। और ये आपने पढ़ा होगा a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो 4 का स्क्वायर और ये रूट 15 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 4 प्लस रूट 15, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट से कट गया 15 आ गया। देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, लेकिन रूट से कट के 15 रह गया, 15 पर 225 मत कर देना, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला सेम है, 16 में से 15 गए। अब बच्चे ने इतना कर दिया, उसे कुछ जो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे उन्हें आधे से पार्ट कर दिया, नंबर तो मिलेंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन को तो पूरे कराऊंगा ना मैं। तो इसने बोला इन दोनों को जोड़ दो, मतलब मैंने क्या करा, x और 1/x, मैंने x ये वाला लिखा, ठीक है, और मैंने इसको उल्टा करके निकाल लिया, सीधा कर दिया इसको, तो 1/x वैल्यू आ गई। तो अब मैं इसको बटे में नहीं लिखूंगा, अब मैं इसे ऊपर लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसको बटे में सोल्व कर लिया है। तो कितना आसान है, इससे x प्लस 1 में x पूछा था, x दे रखा था, 1/x इसका मैंने निकाल लिया, और मैं पुट कर दूंगा, ये कट गया, 4 4 कितना आ गया 8। और एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर ये माइनस लिख के दे देगा तो 4 4 कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2√15 हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे तो थोड़े चेंज करके दे देता है वो, और कहां से लाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब ये क्वेश्चन है, इसने बोला कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें EFGH जो है इन बिंदुओं के मध्य बिंदु है। तो आपको सिद्ध करना है कि HG जो है वो EF पर जो है पैरेलल होगा। देखो इसने कोऑर्डिनेटर बोला था, तो कोऑर्डिनेटर आप कोई से बना सकते हो, ऐसे करके बना लिया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, गिवन टू प्रूफ वाला छोड़ना नहीं है, गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, ABCD लिखा, लिखा। उसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला जो E है, F है, G और H है, वो AB का ये रहा, AB का कौन सा बिंदु है, E, यहाँ डाल दिया, ठीक है, सुन रहे हो। उसके BC का बिंदु कौन सा, F, BC का F, CD का क्या है, G, DA का कितना है, H। तो आप इसको जोड़ दो, ठीक है। इसने बोला आपको प्रूव करना है कि जो HG है ना, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। आपको पता है इसमें क्या करना है, ये बहुत आसान है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सुनो इधर ध्यान से, ये क्वेश्चन इसने यह पूछा ना, ये भी पूछ सकता है इसकी जगह कि HG बराबर होगा EF के। वो इसकी जगह ये भी पूछ सकता है कि जो अंदर जो बन गया ना फिगर, ये पैरेललोग्राम होगा, ये भी पूछ सकता है आपसे। पर पता आपको कैसे करना है, ये क्वेश्चन सच में बच्चों बहुत इजी है। मैं अब गिवन टू प्रूफ तो लिखूंगा नहीं, गिवन क्या है आप सुन लो, यहां से पूरा उतार दोगे, उतार दिया, सुनो पूरा उतार दिया यहां से यहां तक। देखो ये वाला छूट गया ना, अभी इसे बाद में कराते 2 मिनट को। ये देखो ये गिवन लिख दिया, फिर टू प्रूफ पे आ जाओ, टू प्रूफ में आपको ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद दिया होगा, सिद्ध करना होगा, फिर उपपत्ति प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ में
आपको क्या करना, आप बताओगे, देखो फिगर तो बनानी पड़ेगी, बिना फिगर के तो होगा नहीं, जैसा मर्जी बना लो, ABCD, और आपको नाम सही देना है। इसने बोला ना कि AB पे E है, BC पे F है ना, तो आप ये नाम सही से दे देना, EFGH, इसको मिला दो। बच्चों आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, और आपको ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मतलब आपने इसको मिलाना है AC को, यहाँ पे लिखोगे कंस्ट्रक्शन, लिखोगे जॉइन AC, मतलब इस AC को मिलाया, ठीक है, इस AC को मिलाया। अब देखो आपने पढ़ा है ना बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है आपने। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर दो साइड किसी ट्रायंगल की मिड पॉइंट को मिला दी तो तीसरी साइड की पैरेलल हो जाती है। बस आपको ये लिखना है, आप लिखोगे H और G मिड पॉइंट है। देखो प्रूफ में आ जाओ, ये क्वेश्चन बुक का ही आपका, ठीक है, बस थोड़ा चेंज कर देते हैं। आप लिखोगे H, पहले इंग्लिश में देख लो, फिर हिंदी में अलग से लिखूंगा। प्रूफ जो करवा रहा हूं ना, ये इंग्लिश मीडियम वाले पहले देखो, H and G गिवन टू प्रूफ, तो लिख लोगे ना, ये प्रूफ यहां से कर रहा हूं क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी ना, हिंदी में AC को मिला लिखना था बस, ठीक है। अब देखो इससे बोला H और G, H and G आर मिड पॉइंट ऑफ, H किसका मिड पॉइंट है, AD का, और G किसका, DC का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट ना ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो आप बोलोगे देयरफॉर HG पैरेलल होगा AC के। क्यों होगा, आप लिखोगे ब्रैकेट में मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिखना जरूरी है। और मिड पॉइंट थ्योरम भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस बार 4 नंबर में। फिर उसके बाद आप लिखोगे E और F, क्या लिखोगे, E and F आर द मिड पॉइंट, पॉइंट्स कर लो, पॉइंट्स ऑफ किसका, ये AB का एंड BC, ये AB का और ये BC का। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी, देयरफॉर क्या हो जाएगा। वैसे मैंने करवाना नहीं था, मैं सोच रहा था कि अब थोड़ा रफ में बताता रहूं, लेकिन मुझे लगा ये बताना चाहिए। ये पैरेलल हो गया AC का, ठीक है, EF जो है वो हो गया पैरेलल AC का। अब खुद सोचो ना बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आप खुद सोचो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या हुई, पैरेलल तो हुई, हाँ ना। तो देखो ना, AC कट गया, AC कट गया, तो ये दोनों आ गए, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो HG पैरेलल हो जाएगा EF के, ठीक है। अब एक बार हिंदी में समझ लो, मैं आपको हिंदी में करवा रहा हूं यहाँ पर। देखो बस सबसे पहले तो देखो आपको दिया है लिखना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सिद्ध करना है लिखना है, फिर आपको यहाँ पे रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना दिया है, ये पूरा उतार दोगे यहां से यहां तक, ठीक है, और सिद्ध करना ये लिख लोगे। फिर रचना मतलब आपको ना फिगर रफली ऐसे बना लेनी है, ABCD, ये इसने बोला ये मिड पॉइंट है, इनको मिला दो, सही से मिला लेना, ठीक है। और E स्केल से बना लेना, इतना भी रफ नहीं चलता है ना। तो ये इसको मिलाया हमने, ठीक है, हमने क्या करा, AC को मिलाया। बस इसमें थ्योरी लिखनी है जो मिड पॉइंट थ्योरम से बनी है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु प्रमेय जो बनी है ना, उपपत्ति। तो बाकी थोड़ा जो इंग्लिश मीडियम वाले ना चाहे तो वीडियो को आगे कर लें। हाँ अब देखो ये E है, आप लिखोगे E तथा F, E तथा F, E किसका मध्य बिंदु है, AB तथा BC के मध्य बिंदु है। आप किसी को पहले ले सकते हो, मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर ये और ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा, ये EF, इसे काटो, EF समांतर होगा AC के। अगर ये दोनों मध्य बिंदु होते हैं ना इस त्रिभुज के अंदर, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है।
तो अब आप देखो ये इसके जो है ना पैरेलल होगा अगर ये इस लाइन का मध्य बिंदु है, ये इस लाइन का मध्य बिंदु है। तो ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये लिख दोगे मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट लगा ना मुझे, इसलिए मैं इस बार इसे करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये और ये मध्य बिंदु है ना, फिर लिखोगे एच तथा जी एडी तथा डीसी के मध्य बिंदु हैं। इसलिए क्या होगा बताओ, एच जी जो है वो समांतर होगा एसी के। अब आप खुद सोचो, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, समांतर हुए। तो ये सेकंड आ गया, तो समीकरण 1 और 2 से तो आप देखो ये एसी के ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, एफ पैरेलल हो गया एच जी के, बस प्रूव हो गया। ठीक है, और अगर ऐसी इसी क्वेश्चन में बोलता है ना कि ये इसके बराबर है, आप लिखते ये इसका, ये जो है ना, ये अगर ये 10 है ना, ये 5 का होगा, ये 10 का तो 5 का, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर भी होते हैं। और अगर किसी फिगर में दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए और बराबर हो जाए तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ भी लेता है। ठीक है, हिंदी में अगर किसी समांतर चतुर्भुज में, आपको याद रखना है कि वो, या कोई भी चतुर्भुज बोल दे और बोले कि वो दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी है, तो उससे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब फटाफट ना बाकी क्वेश्चन थोड़े रफ में देखेंगे अब, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन भी काफी टाइम रिपीट है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसने बोला है क्यू पीबी 130 का है और क्यू आर सी 45 का है, क्यू आर सी 45 का। देखो ये 45, इसे हमने एक लाइन डाल देनी है, इसमें क्या डाल देनी है, लाइन। तो आपको पता है जब दो लाइन डालते हैं ना तो अंदर का टोटल 180 होता है, 130 का तो कितने का होगा, 50 का। और आपने पता है, ये पता किया है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट रही होती है, तो ये जेड बराबर होता है, ये जेड बन रहा होता है, पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 40 का तो ये 40 का होगा, 45 का तो 45 का होगा। अब इसे पूछा पी क्यू आर निकालो, पी क्यू आर, तो ये 50 का निकाला है, ये 45 का तो कितना होगा, 95 का, आंसर आ गया। ठीक है, ये आप बुक में देखना, एग्जाम्पल बना हुआ है, अमाउंट चेंज करिए। ठीक है, ओपन करके देखना। अब देखो ये आपकी थ्योरम दी गई है, पता है क्या दिया, इसने बोला है कि, अच्छा एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन छूट गया था ना, ये अभी ध्यान में आ गया, ये तो रह ही जाता। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समद्विभुज त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे कहते हैं ये मैंने छूट गए, मुझे आए नहीं थे, जबकि यही बच्चे को पास करा रहे थे। सबसे पहले गिवन लिखो ना कि हमें दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें क्या दे रखा है इंग्लिश में, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखो, फिर इसने बोला क्या है कि प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले गिवन है हमें, जैसे हमें दे रखा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये दोनों बराबर है, थ्योरम दिया है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर ये दो साइड बराबर है ना तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, हमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 के करना है। तो आपको फिर बताओ, अब इस ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर कैसे करोगे, तो आपको फिर प्रूफ करना है। बताओ कैसे करोगे, इसने बोला है प्रूव दैट द एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। बताओ कैसे करोगे। देखिए आपके बुक में किया हुआ है तो मैं उसी में बता देता हूँ आपको, है ना। तो आपको देखो शॉर्ट में तो बता दूं कि यहाँ पे एक हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप अपनी बुक ओपन कर लेना। ठीक है, उसमें आप देखेंगे ना तो आपको ये दोनों साइड बराबर दे रखी है,
ये आपने दोनों को बाइसेक्टर बना लिया, ये कॉमन आ गया, प्रूव हो गया, बस। ठीक है, मतलब कहने का समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चनों को छोड़ने नहीं होते। आपने ये लाइन कंस्ट्रक्शन कर ली, बाइसेक्टर बना दिया, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये साइड कॉमन हो गया। अगर ये लाइन ना होती दो ट्राइंगल ना बनते, हाँ है ना। तो ये और ये हमने गिवन था, तो ये क्या हो गया, एस ए एस 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 रूल से हो गया पूरा। ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी करना ना, तो मैंने कहा बुक में से दिखा दो, करा हुआ तो। ठीक है, ऐसे ये भी थ्योरम है, ये भी आप बुक से कर लोगे। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है, ये वाला। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। इसने बोला है कि ये फॉर्म होती है क्वेश्चन की, ए बी और सी तीनों को जोड़ देना है, तो आपका इसका आंसर निकाल देना है। तो आप देखो, ये x बराबर 3y है, तो प्लस का 3y जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल टू में 0। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये फॉर्म होती है क्वेश्चन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। ए कितना दे रखा है, x के साथ वाले को a बोलते हैं, 1 आ गया। b किसे कहते हैं, माइनस के 3 हो गया। और c क्या हो गया, यहाँ पे c तो दे ही नहीं रखा, तो 0 हो गया। आपको तीनों पता लग गए। ये पता होना चाहिए, x के साथ वाले को a बोलते हैं, y के साथ वाले को b बोलते हैं, और अकेले को c बोलते हैं। c नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसने बोला क्या, इसने बोला तीनों को जोड़ के दिखाओ। तीनों को जोड़ दो, a कितना है 1, b कितना है माइनस का 3, c कितना 0, 3 में से 1 माइनस का 2, आंसर आ गया। आई समझ। देख लो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके कैसे दे रहे हैं। और देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखो 35 की पावर 3 है, माइनस 20 की पावर 3 है, और यहाँ पर माइनस 15 की पावर 3 है। पता है इस सवाल को कैसे करना है। अब बच्चे थोड़ा तेजी कर रहे, पता है कैसे कर सकते हैं। 35 की 35 में गुणा करी, इसकी में करी, इसमें करी, फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दिया। पर ऐसे मत करना, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या करना ही ऐसा एग्जाम में, अगर अंदर के तीनों का टोटल 0 हो जाए ना, तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं, यहाँ पे ए बी बी सी सी ए लिखा जाता है माइनस में। ये आप देखना, सपोर्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप तीनों को जोड़ो, 0 आ रहा है, हमेशा 0 ही आएगा, हमेशा। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में बहुत बार ऐसे। तो अब अंदर वाले को लिखो, जोड़ो। देखो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, 0 0 आ रहा ना, आ रहा नहीं आ रहा 0। तो ऐसे का हमेशा 0 आएगा। तो फिर पता है आपको आगे क्या करना है भाई। देखो, अगर ये होता तो इसके आगे में क्या करते पता है, इसके आगे में हम ये करते हैं, 3 लिख के तीनों एक साथ लिखने होते हैं, बस यही आंसर था, खाली यही आंसर था। और इस वाले में क्या करना होता पता है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, कांस्टेंट रकम है, तो 3 लिखा, मल्टीप्लाई में तीनों को एक साथ, 35 गुणा में माइनस का 20 गुणा में माइनस का 15, माइनस माइनस कट गया। अब 3 गुणा में 35 गुणा में 20 गुणा में 15, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। आई समझ। इतना ही आसान है ये क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई करके कमेंट करके बताना कितना आ रहा है, इतना करके दिखाना, कौन ध्यान दे रहा नहीं दे रहा पता लगे। अब ये क्वेश्चन देखो, 32 देखो, इसने बोला है यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम बनाना है, पर इसका गैप बराबर नहीं दे नहीं रखा। ये करो या नीचे वाला करो, तो मैं तो नीचे वाला कर लेता क्योंकि इसमें गैप बराबर है 100 का। पर यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं बोला, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोला है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पता है। वेरी गुड, पता है तो शाबाश, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीखो। 1 2 2 3 3 5 5 7 7 12 12 17। अब देखो ये कितना है, 5 4 6 8 20 और 15। तो डियर आपको ये रखना है, ये एफ आई होता है। अगर इसका गैप बराबर नहीं है तो हमें इसमें विड्थ निकालनी पड़ती है, WIDTH, हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
चौड़ाई, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 5 में 3 गया, 2 बचे, 7 में 5 गया, 2 बचे, 12 में 7 गया, 5 बचे, 17 में से 12 गए, यहाँ पे 5 बचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई में जो सबसे छोटा नंबर है 1, इसको उससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई में छोटा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर आपको नहीं आता है सवाल, ये आपकी बुक में ही है, क्वेश्चन बुक का, ये आप देखोगे मिल जाएगा, इस चैप्टर का निकालोगे तो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, जो लास्ट है सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, समझ में क्या करा मैंने, 5/1, 4/1, 6/2, 8/2, 20/5, 15/5। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 क्यों लिखा पता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो लिखते हैं मल्टीप्लाई में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आंसर निकालो, देखो 5 एकम 5 ही आएगा, 4 एकम 4 ही आएगा, 6 एकम 6 ही आएगा, और 6 को भी 2 से भाग करेंगे तो देखो 6 एकम 6/2, तो कितना का 3 आ गया ना, तो 8 एकम 8, 8 को 2 से भाग करा 4 आ गया, 20 एकम 20, 5 से भाग करा 4 आ गया, 15 एकम 15, 5 से भाग करा 3 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम है ना, तो यहाँ लाइन डली होती है, डली होती है नहीं डली होती है, यस या नो, ग्राफ में बने होते हैं लाइन। तो आपको यहाँ देखो कितना, 1 से लेकर यहाँ 17 तक है ना, तो आप ये 2 का पहाड़ा ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है, 1 से लेकर 17 तक है ना, 2 का पहाड़ा ले लो। ले लिया, उसके बाद यहाँ पे कितना ज्यादा नंबर 5 तक है, तो यहाँ पे गिनती ले लो। देखो ये 0 यहाँ पे होता है बच्चे ना, यहाँ 0 पता नहीं क्यों नहीं लेते, या नंबर लिख लेते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखो 1 से लेकर 2 में 5 है, अब आपको सर यहाँ पे तो 1 ही नहीं है, अरे इन दोनों के बीच में 1 ही तो होगा। जैसे पूरा एक डब्बा पे आपने 2 लिया, तो उसके डब्बे का जो आधा होगा, छोटा सा डब्बा, वो 1 ही तो होगा। तो आप हल्का हल्का लिख दो 1, या लिख दो बीच में 3, छोटा सा लिख दो 5, ऑड नंबर। आपको सर सीधा गिनती नहीं डाल सकते थे, अरे इतना बड़ा ग्राफ थोड़ी है हमारे पास, तो एक डब्बे के 2 पार्ट कर लिए हमने। ठीक है, शेयरिंग करो शेयरिंग, ठीक है, वीडियो भी शेयर कर देना। ठीक है, 15, 17, 19 और 21। अब देखो 1 से लेकर 2 पे कितना 5, 1 से लेकर 2 पे कितना 5, तो इस तरीके से बनाना आपको, स्केल से बनाना है, सुंदर सुंदर। फिर इससे बोला 2 से लेकर 3 4 है, 2 से 3 कितना 4। अब ये मैं सोच रहा कि सर ने डब्बा नहीं बनाया था, तो हम भी नहीं बनाएंगे, पूरा पूरा करना, सुंदर सुंदर बना लेना, बस इतना टाइम मत लगाना, नहीं है तो इतना ही कर दो। ठीक है, फुल मार्क्स ही मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ग्राफ पे बनाना, ये वाली चीज। उसके बाद कितना, 3 से 5 3 है, 3 से 5 3 है, फिर 5 से 7 4 है, 5 से 7 4 है, फिर 7 से 12 भी 4 है, 7 से 12 तक देखो कितना लंबा बन रहा है। इसे बोलते हैं एडजस्टेड हिस्टोग्राम, क्योंकि इसमें जो विड्थ है ना वो सेम नहीं है, ये चौड़ाई सेम नहीं थी, यहाँ पे गैप देख रहे हो कितना अलग अलग था। देखो यार ना, ये वाले जो नंबर होते हैं ना, ये वाला इंटरवल ये नीचे आता है, और ये जो होते हैं ना, ये इसके नंबर होते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, और यहाँ फ्रीक्वेंसी ये थी, इसकी चौड़ाई गलत दे रखी है। देखो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 5 5 का गैप है, तो गैप अलग अलग है ना, तो गैप अलग होने की वजह से क्या हुआ, हम ये जो लेंथ है ना, इसकी वैल्यू कम या ज्यादा कर देते हैं, ऐसे सोल्व करके फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ये 1 नंबर का भी आ जाता है फॉर्मूला लगाने को। ठीक है, तो आप बड़ा कर ले तो छोटा भी अपने कर लोगे। अब ये 15 से 12 से 17 कितना 3 है, तो 3 यहाँ बना दे, 12 से लेकर सीधा 17 तक जाना है, और ये 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिटेल लिख दोगे क्या है। ठीक है, ये क्या है, एज, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दोगे चिल्ड्रन की। उसके बाद इसने बोला ये नहीं करना, तो आप ये करिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाओगे आप,
देखो मैं फटाफट शॉर्ट में कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है तो आपको एक और टेबल बनानी पड़ेगी इसमें, सुन रहे हो? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ो, 500 400 900, 900 का था 450, फिर ये 550, फिर ये 650, फिर ये 750, फिर 850, फिर ये 950। ठीक है, अब उसके बाद मुझे बताओ ये नीचे क्या आएगा। पहले ये बराबर बराबर लाइन डालना, ठीक है? जो एक एक का पूरा गैप होता है ना, बराबर बराबर डाल देना। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा नीचे। देखो यहाँ पे ये वाली चीज आएगी, अब ये वाली चीज, क्योंकि ये मैंने इसको जोड़ के आधा करा ना। अब बच्चे कहेंगे सर पहले तो आपने जो है क्वेश्चन, ये सर पहले आपने ये वाली जो चीज निकाली इसको तो आपने यहाँ लिख दिया, अब आप जो ये वाली चीज निकाल रहे हो इसको आप जो सर नीचे लिख रहे हो। अरे देखो सर ये है किसका, क्लास इंटरवल का है ना, तो क्लास इंटरवल वाली चीज हमेशा नीचे जाती है। ठीक है, हमें ना डिफरेंस याद रखने पड़ते हैं। तो अब ये 450 है ना, यहाँ नीचे लिखोगे 450। अब मैं रफ लिख रहा हूँ 550, 650, 750, 850, 950। और अब यहाँ पर क्या आएगा, बराबर बराबर गैप डालो, क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये कितना है, ये कितना 80 तक है ना, तो यहाँ पे 10 का पड़ा ले लो, जीरो तो ये हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 डाल दो, 100 डाल दो, मर्जी है तुम्हारी। ये नहीं कि आगे तक नहीं डाल सकते, जितना मर्जी डालो। अब देखो 450 पे 20 है, 450 पे 20 है। अब एक बात सुनो, इसके बीच का गैप 450 हो सकता है, इसके बीच का तो सिर्फ 100 है। तो यहाँ पर जिग लाइन डालनी पड़ती है या किंक डालना पड़ता है, क्योंकि हमने किंक उसको छोटा कर दिया बिल्कुल लाइन को। आई समझ? तो अब देखो 450 पे 20 है, 550 पे 55 है, 550 पे 55 का है, ये रहा। फिर 650 पे 80 है, 650 पे 80 है, 750 पे 75 है, 750 पे 75 है, 850 पे 40 है, 850 पे 950 है। तो ये इस तरीके से हमने इसको, बस इतना करना। इसको अगर ऐसे जोड़ना तो ऐसे जोड़ सकते हो इनसे। ठीक है, तो अब यहां तक हमने कर लिया। अब ये आप बाकी के क्वेश्चन देख सकते हो कैसे कैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 34 वगैरह भी क्वेश्चन आपको अब खुद करने हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, केस स्टडी वाले क्वेश्चन मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो स्कोरिंग है और वो आपको मार्क्स दिलवा के रहेंगे। ठीक है, ये देखो इसने बोला क्या है, ये मैं करवाना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये करवाना चाहिए। देखो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आए हुए, ये दे रखा है, इसने बोला पहले ये निकालो फिर ये निकालो फिर ये निकालो। देखो मैं आपको करवाता हूँ। देखो एक्स स्क्र माइनस का 9x प्लस 20 दे रखा है, इसने पी एक्स नाम भी दे दिया। इसने बोला एक्स, यहाँ जो पी है ना इसके ब्रैकेट में माइनस का 2 लिखा है, तो जहां एक्स है वो माइनस का 2 पुट करना है। अब जिस बच्चे को मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन पुट करने वाला एक जरूर आएगा, अब उस बच्चे को पुट करने वाला नहीं आता तो वो कैसे करेगा। देखो -2 के ऊपर 2 है, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई लगा दो, तो ये माइनस माइनस कट गया, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, प्लस का 20 हो गया, तो 20 30 30 और कितना हो गया 42 हो गया। बस मुश्किल था। अब इसने बोला अगले वाले में कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ और एक्स का बताओ कोफिशिएंट। तो बताओ कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है आपको। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये आंसर आ गया 1। बस इससे मेरा एक्स का गुणांक निकालो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक निकालो। तो
एक्स का गुणांक कितना है, माइनस कर लो, माइनस करना हो गया। अब इससे मतलब इसके फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन तो हर साल एक आना ही आना है, चाहे थोड़ा सा मुश्किल में दे, लेकिन आपको करना है। ये दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसका एक लगाना है, 20 एकम 20, 20 किसके बारे में आता है, 5 चौक 20 और 2 टाइम 20, बस हो गया। अब इनमें से प्लस करने पे 9 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आपने इसको सेम लिखना है, इसको सेम लिखना है, माइनस को भी सेम उतार देना या ब्रैकेट लगा देना। फिर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4x प्लस 20, ब्रैकेट खोल दो, 5x प्लस का 4x माइनस का हो गया प्लस का 20, ये दो ग्रुप बन गए। इसमें कॉमन क्या है, इसमें x है, x माइनस 5 आ गया, इसमें कॉमन क्या है, 4, तो x 4 पंजे 20, ये दोनों सेम है, सेम है, तो x माइनस 5 और x माइनस का 4 आ गया। ऐसा क्वेश्चन आने आना फैक्टर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये 5x और 4x, ये मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया था, ठीक है ना। आगे सुन, इसको दो बार नहीं लिखना, तो बाकी अब ये देखो ये कैसा क्वेश्चन आया है, ये आपने करा ही होगा। इसने बोला ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, देखो ये तो केस स्टडी नाम की है, बस बच्चे खुश हो जाए। मतलब क्वेश्चन कितने आसान है, केस स्टडी चाहे पुराने पूरे कितने मर्जी उठा के देख लो, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, और बच्चे इन्हें लीव कर देते, फिर करेंगे क्या। अब देखो ये क्वेश्चन 4.13 है, तो इसने बोला ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो देखो 4.13 पॉइंट के नीचे एक आ गया, कितने जने, दो जने, 2 जीरो, 413/100 आंसर आ गया। मुश्किल था कोई, आप खुद कहो सर हाँ इतना इजी। अब इसने बोले इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ, ये देखो 4.0 और दूसरा कौन सा है 4.13, इन दोनों के बीच में इसने बोला एक परिमेय नंबर बताओ, एक रेशनल नंबर बताओ। अगर आप इन दोनों के बीच का नंबर नहीं बता पा रहे तो फिर क्या बताओगे, आपको सर हमने तो 10 से गुणा 10 से भाग डिवाइड वाला सीखा है। अरे इतना टाइम ना है, ये देखो जीरो लगा लो, अब ये 400 हो गए, 413 हो गया, ये सोचो। अब बताओ दोनों के बीच में कौन आएगा नंबर, ये देखो 410 आ गया। अरे आंसर है भाई, किसी बच्चे ने 402 लिख दिया भाई, सही है, 420 बन लिख देना, तो वो बाहर चला गया ना। चलो अब ये देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, कह रहा है बार लगाया हुआ है, पी बाई क्यू के रूप में करना है इसको। अब देखो भाई 4.1 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, कैसे करोगे भाई। देखो इसको आपको एक्स मान लेना, याद है ना, हाँ या ना। और जब पॉइंट के बाद बार लगा होता है तो उसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, नहीं कहते। और कितने पे बार लगा हुआ है, एक पे लगा है, तो दोनों और 10 से गुणा करना पर, दोनों और 10 से गुणा करना पर, दोनों और 10 से गुणा करने पर, तो इंग्लिश में मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एक आगे चला जाएगा लेकिन पीछे भी रहेगा, क्योंकि बार कभी खत्म ना होता है। जब बार है ना, बार ये कभी खत्म नहीं होता। ये सेकंड आ गया, अब सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, देखो 10x 41.1 पे बार है और यहाँ पे x यहाँ 4.1 पे बार है, तो इसको घटाओ, 10 में से एक गया 9x, 41 में से 4 गए, कितने बचे 37 बचे। ठीक है, वैसे तो मैं इसको शॉर्टकट भी कर देता, लेकिन फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे ना, ये आंसर। अब देखो यहाँ पर
हीरोन फॉर्मूला वगैरह आपने पढ़ा है। त्रिभुज के प्रकार बताओ। देखो इसने बोला ये पिक्चर है, पिक्चर देख लियो, देख रहे हो। इसने बोले तो कितना आसान पूछा है, कह रहा 5वें नंबर पर जो है ना उस ट्राइंगल का नाम बता दो बस। तो 5वें नंबर पर कौन है ये, देखो ये 6 है तो ये भी तो 6 ही होगा, और तीनों 6 है तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल। बस लिख दो समबाहु त्रिभुज है। ये कह रहा एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो, नंबर 1 कहाँ है, ये रहा, ये 5 है, 5 है, ये 6 है। इसने बोला इसका आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, बोले तो एस निकालना है। तो एच कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के आधा करते हैं ना, तो 5 × 10 16, 16 का आधा क्या होता है, 8 होता है। 8 आंसर आ गया। कह रहा एरिया निकालो ट्रायंगल 5 का। तो ट्रायंगल 5 का एरिया का फॉर्मूला या तो √3/4 साइड की पावर 2 लगा दो, या हीरोन फॉर्मूला लगा दो। हीरोन तो आता होगा, हीरोन से करके मुझे कमेंट करके बताना कितना आ रहा है, ठीक है, बाकी मर्जी है आपकी। तो ये तो आप आराम से देख लेना क्या है, बस हो गया पूरा कंप्लीट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कैसे लगी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।